हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी में। आज का जो क्वेश्चन है वो किसी स्टूडेंट द्वारा पूछा गया है। आई होप उस स्टूडेंट को समझ आएगा, पसंद आएगा और भी स्टूडेंट्स को समझ आएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जेजेबी यानी किशोर बोर्ड के बारे में और हम समझेंगे कि किशोर कौन होता है, किशोर न्याय बोर्ड क्या है, इसका गठन कैसे किया जाता है तथा इसके साथ कितने सदस्य होते हैं तथा उनके कार्य, निर्वाचन और उनको बर्खास्त कैसे किया जाता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख सके। किशोर न्याय बोर्ड का गठन, शक्तियां एवं कार्य क्या है, विस्तार से लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम पूछा जाता है क्योंकि ये पूरा हमारा एक्ट है। ठीक है। तो किशोर न्याय बोर्ड एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसका गठन उन बच्चों के मामलों की सुनवाई के लिए किया जाता है जो कि कानून के साथ संघर्ष यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में हो। तो इसका मतलब होता है एक ऐसा बालक जो 18 वर्ष से कम आयु का है या जिस पर किसी अपराध को करने का आरोप लगा हो या जिसने अपराध किया हो, तो वो कानून के साथ संघर्ष में होता है, इसीलिए उसे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहा जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों का पुनर्वास और सुधार को सुनिश्चित करना है, ना कि उसे दंडित करना। तो जो जेजेबी एक्ट लाया गया था उसका मेन उद्देश्य यही था कि अगर बच्चे ने पर झूठा आरोप लगा है या उसने कोई छोटा ऑफेंस किया हुआ है तो उसको सुधारा जा सके, ना कि उसे पनिशमेंट दी जा सके। क्योंकि पनिशमेंट बच्चों को देने का मतलब ये होता है गुनहगारों के साथ में उसे रखना, ठीक है, जेल में रखना, उसे सजा देना। तो बच्चों को सजा से बचाकर उन्हें सुधार कर उनकी काउंसलिंग करके सही रास्ते पे लाया जाता है और भविष्य में नए अपराध करने से उन्हें बचाया जाता है। ठीक है। तो इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था। अब देखते हैं इसका परिचय। किशोर न्याय यानी देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015, जिसे आगे किशोर न्याय अधिनियम 2015 कहा गया, एक नया कानून है जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 को निरस्त करता है यानी खत्म करता है। इस अधिनियम को लागू करने का एक प्रमुख कारण है 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों को रोकना। ये बदलाव कुख्यातवाद, निर्भयावाद के बाद आया था। आपने देखा होगा 2012 में जो रेप पीड़िता थी निर्भया, उसके साथ में जो दरिंदगी की गई थी, उसमें जो अपराधी थे उन अपराधी में से एक अपराधी ऐसा था जिसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। तो उसको इतने निर्मम हत्या और रेप के बाद में छोड़ दिया गया था। क्योंकि इसकी आयु जो थी वो 18 वर्ष से कम की थी। तो इसके बाद ही इसकी जो एक्ट है, इसलिए इस एक्ट को लाया गया था जिसमें अगर बच्चे ने या किशोर ने जघन्य अपराध किया गया है, उसके अपराध को देखते हुए उसकी सजा भी निश्चित की जाएगी। ठीक है। उसको सुधार गृह में न रखकर उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, ताकि भविष्य में किशोर इस तरीके के अपराध को ना दोहराए। ठीक है। पारंपरिक आपराधिक कानून अपराधियों को अपराधी या उपेक्षित बच्चा करार देता है, उन्हें अपराधियों की तरह दंडित करता था। लेकिन नए कानून का उद्देश्य दोषियों के लिए सुधारात्मक न्याय प्रदान करना है। अधिनियम की धारा 2 सब क्लॉज 13 के तहत कानून से संघर्षरत बच्चा और धारा 2 सब क्लॉज 14 के तहत देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा की श्रेणियों को भी उजागर किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं इसका किशोर न्याय बोर्ड का गठन है। तो किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 4 के अनुसार पहला है बोर्डों की स्थापना। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड स्थापित करने के लिए बाध्य होगी, यानी कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक जेजेबी बोर्ड जरूर होगा। ठीक है। उसकी नियुक्ति की जाएगी जो विधि के उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों की सुनवाई करेंगे। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन स्थापित आपराधिक न्यायालयों से स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। तो जो ये बोर्ड की स्थापना की जाएगी, ठीक है, जो भी किशोर लगा होगा, अपराध का आरोप लगा होगा या जिन्होंने अपराध किया होगा, ठीक है, तो उनकी सुनवाई नॉर्मल कोर्ट जो होते हैं उन कोर्टों में ना होकर जेजेबी बोर्ड के द्वारा निश्चित कोर्टों के अंदर की जाएगी। सेकंड है बोर्डों की संरचना। तो प्रत्येक बोर्ड में सम्मिलित हैं प्रधान मजिस्ट्रेट या तो एक महानगर मजिस्ट्रेट होगा या कम से कम 3 वर्ष के अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी के यानी फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, वो आवश्यक अनुभव 3 वर्ष का होगा। ठीक है, यानी उनको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब जाकर ही उनकी
नियुक्ति जो बोर्ड के अंदर होगी। 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनमें से कम एक महिला होनी चाहिए। ठीक है। आवश्यक अनुभव है बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए उन्हें 7 वर्ष की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, उनको 7 वर्ष तक का अनुभव होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान, चिकित्सा, समाज शास्त्र और कानून में डिग्री प्राप्त एक कार्यरत पेशेवर होना चाहिए। ठीक है, यानी उसे कानून की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, और बाल मनोविज्ञान होना चाहिए उसको, यानी बच्चों की मनोदशा को समझने वाला होना चाहिए, मनोचिकित्सक होना चाहिए और एक सोशल वर्कर होना चाहिए। अब है किशोर न्याय बोर्ड को प्रदत्त शक्तियां। निकाय को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां प्राप्त होंगी वो सभी किशोर न्याय बोर्ड को भी प्राप्त होंगी। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के रूप में चयन के लिए पात्रता मानदंड, यानी क्या कौन एलिजिबल होगा इस बोर्ड के सदस्य बनने के लिए। तो अधिनियम की धारा 4 सब क्लॉज 4 के तहत बोर्ड सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्रता मानदंड सूचीबद्ध किए गए हैं। इसे नकारात्मक तरीके से परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित स्थितियों में व्यक्ति पात्र नहीं होगा। ठीक है, यानी इसमें जो मैंने मेंशन किए हैं, जो ये पॉइंट डाले हुए हैं, अगर ये किसी के अंदर है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। द पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल इफ दे आपका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई पूर्व पहले से रिकॉर्ड है, यानी आपका अगर कोई रिकॉर्ड है या आपने कोई भी ऐसा मानव या कोई बाल अधिकार चाइल्ड अधिकारों का उल्लंघन किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें नैतिक पतन का आधार शामिल हो और ऐसे दोषी ना तो रद्द किया गया हो और ना ही समाधान दिया गया हो। ठीक है, यानी इस तरीके का आपके ऊपर आरोप लगा गया हो जिसके लिए ना तो आपको बरी किया गया हो और ना ही आपको माफ किया गया हो। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हुए हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित संस्थाओं की सेवाओं से हटा दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया हो, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला उपक्रम या निगम द्वारा। ठीक है, क्या आप कभी भी निम्नलिखित कार्यों में लिप्त हुए हैं, यानी आपने कभी इन जो अपराध है इनमें लिप्त हुए हैं? तो वो है, पहला है बाल उत्पीड़न किया हो, बाल श्रम के ऊपर आरोप लगा हो या मानव अधिकारों का कोई भी अन्य उल्लंघन किया हो तो आप जेजीबी के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। या अनैतिक कृत्य किया हो। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के लिए प्रशिक्षण, तो आपको किस तरीके की आपकी योग्यता होनी चाहिए या आपको इस तरीके का प्रशिक्षण होना चाहिए, तभी आप जाकर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य बनने के लिए आपके पास में क्या क्या प्रशिक्षण होना चाहिए वो आप देखते हैं। धारा 4 सब क्लॉज 5 के तहत सभी बोर्ड सदस्यों को जागरूक करने और प्रशिक्षण प्रदान करने का दायित्व राज्य सरकार पर होता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि नियुक्ति की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रेरण प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। ठीक है, यानी जब किसी भी बोर्ड के लिए सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो वो 60 दिनों की अवधि दी जाती है उस व्यक्ति को प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए। तभी अगर उसने वो प्रशिक्षण उसने ग्रहण किया होगा तभी जाकर वो जेजीबी का सदस्य बन सकता है। किशोर बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अधिनियम की धारा 4 सब क्लॉज 6 के तहत बोर्ड सदस्यों के कार्यकाल और उनके द्वारा इस्तीफा देने के तरीके पर चर्चा की गई है। पहला है, सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य को अधिकतम 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है, परंतु ये कार्यकाल लगातार नहीं होने चाहिए। ठीक है, सदस्य लिखित रूप में 1 माह का नोटिस देकर भी इस्तीफा दे सकता है। अब देखते हैं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की बर्खास्तगी, यानी उनको कब एलिजिबल नहीं माना जाएगा, यानी अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो पहला है अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन। जेजेबी एक्ट 2015 की धारा 4 सब क्लॉज 4 के अनुसार कोई व्यक्ति जेजेबी का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह एक मानव अधिकार या बाल अधिकारों के उल्लंघन का इतिहास रखता हो, यानी उसने पास्ट में कोई ऐसा कार्य किया हो, यानी उसने मानव अधिकार का कोई उल्लंघन किया हो या बाल अधिकारों का कोई उल्लंघन किया हो। सेकंड है नैतिकता अदनता, यानी मुंह से जुड़े हुए अपराध में दोषित हो या फिर पूर्ण क्षमा न मिली हो। थर्ड है केंद्र या राज्य सरकार की सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया हो। फोर्थ है बाल श्रम, बाल शोषण या किसी अन्य नैतिक मानव अधिकारों विरोधी कार्य में शामिल रहा हो। ठीक है, सेकंड है बर्खास्तगी यानी टर्मिनेशन या रिमूवल।
धारा 4 जेजेबी एक्ट 2015 के अनुसार राज्य सरकार जांच के बाद प्रधान मजिस्ट्रेट को छोड़कर किसी भी सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकती है, यानी उनको निकाल सकती है, ठीक है, बोर्ड के अंदर से। पहला है अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करने का दोषी पाए जाने पर। दूसरा है बिना उचित कारण लगातार 3 महीने तक बोर्ड की कार्यवाही में अनुपस्थित रहने पर, ठीक है। थर्ड है 1 वर्ष में बोर्ड के 3/4 यानी 75% बैठकों से कम में उपस्थित होने पर। और फोर्थ है अपने कार्यकाल के दौरान धारा 4 के अंतर्गत अयोग्य पाए जाने पर, ठीक है। ये नियम द्वारा अधिकृत न किए गए मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 9 के अनुसार यदि कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जो किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी के अंतर्गत अधिकृत नहीं है, उसके समक्ष कोई बच्चा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्रतीत होता है कि वह बालक है, ठीक है। यदि यानी कि या तो उस बच्चे पर किसी अपराध का आरोप लगा है या उस बच्चे ने कोई अपराध किया है। पहला है उस बच्चे की आयु के संबंध में आवश्यक जांच करनी चाहिए कि वो बच्चा 18 साल से बड़ा है या 18 साल से छोटा है, ठीक है, या कम आयु का है। सेकंड है यह रिकॉर्ड करेगा कि संबंधित बालक है, व्यक्ति बालक है। थर्ड है बिना विलंब किए उस बच्चे को या मामले के अभिलेख को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष भेज देगा, ठीक है। जिस तरीके से जब सेशन कोर्ट में मैटर जाता है तो उससे पहले क्या होता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पहले कोई अपराधी गिरफ्तार किया जाता है, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसी प्रकार से जब कोई बाल अपराधी होता है जो जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, ठीक है, तो उस बच्चे को तुरंत के तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है बिना विलंब किए, ठीक है। यदि किशोर को किसी आदेश के तहत हिरासत में रखा गया है तो उसे उपयुक्त संरक्षण में रखा जाएगा जब तक कि उसे जेजेबी के समक्ष प्रस्तुत ना कर दिया जाए। तो यहाँ तक हमने जो आज अपनी वीडियो में देखा है वो हमारा था किशोर न्याय बोर्ड का गठन किस प्रकार से किया जाता है। अगर इसमें से आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में वैसे आपको बताया है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी शक्तियाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।